नमस्कार। कानपुर से ना हाल ही में एक बड़ा दिलचस्प मामला सामने आया है। शिक्षा जगत से जुड़ा है और शायद काफी लोगों के लिए अहम भी हो सकता है। हाँ बिल्कुल, ये सुप्रीम कोर्ट का एक फैसला है जिसमें 2 सहायक शिक्षकों को बहाल किया गया है। हाँ, और मजे की बात यह है कि उन्हें पहले नौकरी से निकाला गया था और वजह थी कि जब उनकी नियुक्ति हुई तब उनके पास वो जरूरी टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट मतलब टेट की योग्यता नहीं थी। जी, टेट क्वालिफिकेशन। तो आज ना हम इसी फैसले पर और इसके पीछे की पूरी कहानी मतलब क्या उतार चढ़ाव रहे उस पर थोड़ी गहराई से बात करेंगे। ये कानपुर के 2 शिक्षकों का मामला है। उनकी नियुक्ति, टेट योग्यता और बीच में बदलते हुए नियम बड़ा पेचीदा सा लगता है। हाँ, इसमें कई परतें हैं। हमारी ये जो बातचीत है ये कुछ न्यूज रिपोर्ट्स पर आधारित है जिनमें इस केस की पूरी बैकग्राउंड, सुप्रीम कोर्ट का तर्क क्या था, नियम क्या कहते हैं, इन सब का जिक्र है। जी। तो हमारा मकसद बस ये है कि इस पूरे मामले को थोड़ा खोल कर समझें कि भाई कोर्ट ने आखिर क्या सोचकर ये फैसला दिया, इवेंट्स कैसे हुए, टाइमलाइन क्या थी और इस फैसले के मायने क्या हैं, खासकर ऐसी सिचुएशन में जहां नौकरी लगने के बाद योग्यता के नियम बदल जाएं। हाँ, ये भविष्य के लिए भी अहम हो सकता है। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले ये समझते हैं कि इन टीचर्स को हटाया ही क्यों गया था, मतलब असल मुद्दा क्या था शुरू में। देखिए, मुद्दा तो कम से कम शुरू में बिल्कुल साफ था। जब इन दोनों की अपॉइंटमेंट हुई कानपुर के एक एडेड जूनियर हाई स्कूल में, उस वक्त उनके पास टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट यानी टेट पास होने का सर्टिफिकेट नहीं था। अच्छा। और उस समय के जो नियम थे उनके हिसाब से ये एक मिनिमम क्वालिफिकेशन थी, मतलब अनिवार्य योग्यता थी। तो ये टेट की अनिवार्यता ये कब और कैसे आई, इसका थोड़ा बैकग्राउंड पता चले तो। जरूर। देखिए, ये बात है 23 अगस्त 2010 की। तब नेशनल काउंसिल फॉर टीचर एजुकेशन मतलब NCTE ने एक अहम गाइडलाइन जारी की थी। उनका मकसद था कि टीचिंग की क्वालिटी सुधरे। तो उन्होंने क्लास 1 से 8 तक पढ़ाने वाले सभी टीचर्स के लिए टेट को मिनिमम क्वालिफिकेशन बना दिया। अच्छा, 2010 में। हाँ, 23 अगस्त 2010। इसके पीछे सोच यही थी कि भाई टीचर के पास सिर्फ सब्जेक्ट नॉलेज ना हो, बल्कि पढ़ाने का जो स्किल है, जो समझ है, वो भी हो। और टेट से इसी को परखा जाना था। ये जो RTE एक्ट आया था ना 2009 का, शिक्षा का अधिकार कानून, उसी के तहत ये कदम उठाया गया था। समझ गया। तो 2010 में ये नियम आ गया कि टेट जरूरी है। अब इस खास केस में आते हैं, इसमें घटनाएं कैसे कैसे हुई, क्योंकि यहीं से शायद वो पेज शुरू होता है। हाँ बिल्कुल, ये टाइमलाइन बहुत जरूरी है इस केस को समझने के लिए। देखिए, 23 अगस्त 2010 को NCTE ने कहा टेट जरूरी है। ठीक। इसके करीब 10 महीने बाद 25 जून 2011 को कानपुर के भौती में एक स्कूल है, ज्वाला प्रसाद तिवारी जूनियर हाई स्कूल, जो सरकार से सहायता प्राप्त है, उसने असिस्टेंट टीचर की 4 पोस्ट के लिए विज्ञापन निकाला। ओके, जून 2011 में विज्ञापन आया टेट अनिवार्य होने के बाद। हाँ। और इन दोनों याचिकाकर्ताओं ने अप्लाई किया। हाँ। फिर परीक्षा कब हुई टेट की, क्योंकि विज्ञापन तो आ गया। हाँ, यही एक मतलब कैच है। उत्तर प्रदेश में पहली टेट परीक्षा हुई इसके भी कुछ महीने बाद 13 नवंबर 2011 को। ओहो, मतलब विज्ञापन पहले परीक्षा बाद में। जी। तो इन दोनों में से एक जो टीचर थे उन्होंने ये पहली वाली टेट परीक्षा दी और उनका रिजल्ट आया 25 नवंबर 2011 को, जिसमें वो पास हो गए। अच्छा। तो एक ने तो मतलब नियुक्ति प्रक्रिया के दौरान ही टेट पास कर लिया था। फिर इनकी अपॉइंटमेंट कब हुई? सिलेक्शन प्रोसेस वगैरह पूरा होने के बाद जो बेसिक शिक्षा अधिकारी होते हैं BSA, उन्होंने 13 मार्च 2012 को इनके सिलेक्शन को मंजूरी दे दी। अपॉइंटमेंट लेटर जारी हो गए मार्च 2012 में। हाँ। और इसके ठीक 4 दिन बाद 17 मार्च 2012 को दोनों ने स्कूल ज्वाइन कर लिया असिस्टेंट टीचर के तौर पे। अच्छा, तो 17 मार्च 2012 को दोनों ने ज्वाइन किया। एक का टेट रिजल्ट 25 नवंबर 2011 को आ चुका था और दूसरे टीचर उन्होंने कब पास किया? जो दूसरे टीचर थे उन्होंने थोड़ा बाद में 24 मई 2014 को टेट की परीक्षा पास की। मई 2014 में। हाँ, तो देखिए सिचुएशन क्या बनी। मार्च 2012 में जब दोनों ने ज्वाइन किया तब तकनीकी तौर पर एक के पास भी वो फाइनल सर्टिफिकेट शायद हाथ में नहीं था, हालांकि पहले वाले का रिजल्ट आ चुका था, और दूसरे ने तो परीक्षा ही बाद में पास की। लेकिन इम्पोर्टेंट बात यह है कि मई 2014 तक
दोनों ही टीचर्स टेट क्वालिफाइड हो चुके थे, एक 2011 के आखिर में, दूसरे 2014 के मध्य में। राइट। तो अपॉइंटमेंट के वक्त क्वालिफिकेशन नहीं थी, पर बाद में मतलब 2014 तक दोनों ने हासिल कर ली। फिर ये बर्खास्तगी कब हुई और क्यों हुई जब वो पास कर चुके थे? बर्खास्तगी हुई काफी टाइम बाद, 12 मार्च 2018 को। 2018 में? हाँ, मतलब ज्वाइनिंग के 6 साल बाद। हाँ, करीब 6 साल बाद। और इसका जो आधार बनाया गया वो वही पुराना पॉइंट था कि क्योंकि अपॉइंटमेंट की डेट यानी 17 मार्च 2012 को आपके पास टेट की अनिवार्य योग्यता नहीं थी, इसलिए आपकी नियुक्ति ही अवैध है, उसे रद्द किया जाता है। लेकिन ये तो मतलब तब तक तो वो दोनों टेट पास थे और नौकरी भी कर रहे थे 6 साल से। ये कुछ अजीब नहीं है? बिल्कुल अजीब है। और यहीं पर ना कहानी में एक और बड़ा कानूनी पेच आता है जिसने सुप्रीम कोर्ट के फैसले की एक तरह से नींव रखी। अच्छा, वो क्या? वो था शिक्षा का अधिकार कानून, यानी RTE एक्ट की धारा 23 में एक संशोधन। केंद्र सरकार ने 9 अगस्त 2017 को इस धारा में अमेंडमेंट किया था। 2017 का संशोधन, ये क्या था? और इसका इस केस से क्या कनेक्शन है? ये बहुत बहुत महत्वपूर्ण था इस केस के लिए। इस संशोधन में ये कहा गया कि ऐसे टीचर्स जो 31 मार्च 2015 तक अपॉइंट हो चुके थे, लेकिन उनके पास जो तय मिनिमम क्वालिफिकेशन है जैसे कि टेट, वो नहीं थी। हाँ। तो उन्हें अपनी क्वालिफिकेशन पूरी करने के लिए 4 साल का एक्स्ट्रा टाइम दिया जाएगा। 4 साल का? कब तक? ये टाइम लिमिट तय की गई 31 मार्च 2019 तक। अच्छा। मतलब सरकार ने खुद ही एक विंडो दे दी थी कि अगर आप 31 मार्च 2015 तक नौकरी में आ गए थे और टेट पास नहीं थे तो 31 मार्च 2019 तक कर लो। बिल्कुल, सरकार ने माना कि ऐसे कई टीचर्स सिस्टम में हैं और उन्हें क्वालिफिकेशन हासिल करने का एक मौका मिलना चाहिए। ठीक है, तो फिर इन टीचर्स का मामला कहाँ फिट होता है? इन्हें निकाला गया 12 मार्च 2018 को। प्रिसाइसली, बिल्कुल सही पकड़ा आपने। यहीं पर तो सारा तर्क है। जब 12 मार्च 2018 को इन्हें बर्खास्त किया गया, उस वक्त तक क्या स्थिति थी? एक, दोनों टीचर टेट पास कर चुके थे, एक 2011 में, दूसरा 2014 में। हाँ। और 2, कानून ने जो क्वालिफिकेशन हासिल करने की आखिरी तारीख दी थी 31 मार्च 2019, वो अभी आई नहीं थी, वो आने वाली थी। ओहो, तो मतलब उन्हें बर्खास्त करने का ऑर्डर तब आया जब वो ऑलरेडी क्वालिफाइड थे और कानूनन दी गई मोहलत भी बाकी थी। एग्जैक्टली। तो फिर बर्खास्तगी का आधार कैसे मजबूत रहता? उन्होंने जरूर इसे चैलेंज किया होगा। हाँ बिल्कुल, इन टीचर्स ने इस बर्खास्तगी को इलाहाबाद हाई कोर्ट में चैलेंज किया। पहले मामला सिंगल जज के पास गया, जहां उनकी याचिका खारिज हो गई। खारिज हो गई? हाँ। फिर उन्होंने डिवीजन बेंच में अपील की, मतलब 2 जजों की बेंच में, लेकिन वहां भी उन्हें राहत नहीं मिली। हाई कोर्ट की डिवीजन बेंच ने भी 1 मई 2024 को उनकी अपील खारिज कर दी। ये तो बड़ा चौंकाने वाला है। मतलब हाई कोर्ट ने 2017 वाले संशोधन और 2019 की डेडलाइन पर गौर नहीं किया। उनका क्या तर्क रहा होगा? देखिए, हाई कोर्ट का डिटेल्ड तर्क तो हमारे पास जो सोर्सेज हैं उनमें नहीं है, पर अक्सर ऐसे मामलों में निचली अदालतें अपॉइंटमेंट के समय की शर्तों पर ज्यादा फोकस करती हैं। हो सकता है हाई कोर्ट ने ये माना हो कि अपॉइंटमेंट के टाइम पे क्वालिफिकेशन न होना एक फंडामेंटल डिफेक्ट है, मतलब एक बुनियादी कमी है जिसे बाद में क्वालिफिकेशन हासिल करने या बाद में आए संशोधन से ठीक नहीं किया जा सकता। शायद उन्होंने इस बात को ज्यादा वजन दिया कि भाई जब भर्ती निकली थी, जब अपॉइंटमेंट हुआ था, तब नियम क्या थे। अच्छा, मतलब एक तरह से नियमों की ज्यादा लिटरल इंटरप्रिटेशन की, चाहे हालात बदल गए हों। हाँ, ऐसा लगता है। फिर तो मामला सुप्रीम कोर्ट ही गया होगा। हाँ, जब हाई कोर्ट से राहत नहीं मिली तो टीचर्स सुप्रीम कोर्ट पहुंचे और यहाँ पर जस्टिस BR गवई और जस्टिस K विनोद चंद्रन की बेंच ने मामले को सुना और एक बहुत अहम फैसला दिया। सुप्रीम कोर्ट ने कैसे देखा इस मामले को? उनका क्या नजरिया था? सुप्रीम कोर्ट ने मामले को एक अलग एंगल से देखा। उन्होंने उस RTA एक्ट की धारा 23 में हुए 2017 के संशोधन को और उसके तहत दी गई 31 मार्च 2019 की डेडलाइन को सेंट्रल इम्पोर्टेंस दी, मतलब उसको मुख्य आधार बनाया। अच्छा। बेंच ने कहा कि भाई ये जो संशोधन लाया गया था, ये खास तौर पर ऐसे टीचर्स के लिए तो लाया गया था जो सिस्टम में आ गए थे पर क्वालिफिकेशन पूरी नहीं थी।
कोर्ट ने इस फैक्ट पर ध्यान दिया कि जिस दिन बर्खास्तगी हुई 12 मार्च 2018, उस दिन तक ये दोनों टीचर ना सिर्फ टेट पास कर चुके थे, बल्कि उन्होंने ये क्वालिफिकेशन कानून द्वारा दी गई एक्सटेंडेड डेडलाइन यानी 31 मार्च 2019 से काफी पहले ही हासिल कर ली थी। एक ने 2011 में, दूसरे ने 2014 में। तो सुप्रीम कोर्ट का लॉजिक ये था कि जब कानून खुद आपको एक मौका दे रहा है और आपने उस मौके का इस्तेमाल करके मोहलत के अंदर ही क्वालिफिकेशन हासिल कर ली है, तो फिर आपको बर्खास्त करना गलत है। बिल्कुल सही। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि 12 मार्च 2018 को जिस दिन उन्हें बर्खास्त किया गया, उस दिन वो अयोग्य नहीं थे, वो क्वालिफाइड थे। हाँ, ये तो साफ है। इसलिए उन्हें बर्खास्त करने का कोई वैलिड ग्राउंड नहीं बनता था। खासकर 2017 के संशोधन के लागू होने के बाद कोर्ट ने माना कि अपॉइंटमेंट के समय की कमी के आधार पर बर्खास्त करना, जबकि बाद में कानून ने सुधार का मौका दिया और टीचर्स ने उसका पालन भी किया, ये न्याय संगत नहीं है। मतलब इट्स नॉट फेयर। हाँ, ये तो बहुत ही स्पष्ट और लॉजिकल लगता है। तो फाइनल फैसला क्या हुआ? क्या आदेश दिया कोर्ट ने? सुप्रीम कोर्ट ने इलाहाबाद हाई कोर्ट के सिंगल जज और डिवीजन बेंच दोनों के फैसलों को रद्द कर दिया, सेट असाइड कर दिया। दोनों को? हाँ जी, दोनों को। और साथ ही वो जो 12 मार्च 2018 का बर्खास्तगी का आदेश था, उसे भी रद्द कर दिया और राज्य सरकार को निर्देश दिया कि इन दोनों टीचर्स को तत्काल प्रभाव से, मतलब इमीडिएटली सर्विस में बहाल किया जाए। वाह, मतलब नौकरी वापस मिल गई। क्या बहाली की कुछ शर्तें भी थीं, जैसे सैलरी वगैरह का क्या हुआ? हाँ, शर्तें भी थीं और वो भी काफी महत्वपूर्ण हैं। कोर्ट ने क्लियर किया कि पहला, बहाली तत्काल होगी। ठीक। दूसरा, उन्हें बर्खास्तगी की अवधि का, मतलब मार्च 2018 से जब तक वो बहाल नहीं होते, उस पीरियड का कोई बकाया वेतन यानी बैक पे नहीं मिलेगा। अच्छा, बैक पे नहीं मिलेगा, शायद इसलिए कि काम नहीं किया था। हाँ, मुमकिन है यही तर्क हो। लेकिन तीसरा, और ये बहुत अहम है, उनकी सेवा की निरंतरता यानी कंटिन्यूटी ऑफ सर्विस बनी रहेगी। ओके। और चौथा, इसके साथ ही उन्हें सीनियरिटी समेत सभी परिणामी लाभ यानी कॉन्सिक्वेंशियल बेनिफिट्स भी मिलेंगे। एक मिनट, ये सेवा की निरंतरता और परिणामी लाभ, इसका आम भाषा में मतलब क्या है? ये क्यों इतना जरूरी है? देखिए, सेवा की निरंतरता का मतलब है कि कानूनी तौर पर ये माना जाएगा कि वो नौकरी से कभी निकाले ही नहीं गए थे। उनकी सर्विस रिकॉर्ड में कोई गैप या ब्रेक नहीं दिखेगा। अच्छा। ये इसलिए जरूरी है क्योंकि सरकारी नौकरियों में आपकी सीनियरिटी, मतलब आप कितने टाइम से सर्विस में है, इसी से आपकी सैलरी बढ़ती है, प्रमोशंस होते हैं, पेंशन तय होती है और भी कई फायदे मिलते हैं। अगर ये कंटिन्यूटी टूट जाती तो फिर से जूनियर हो जाते, उनका बहुत नुकसान होता। समझ गया। और परिणामी लाभ का मतलब है कि इस कंटिन्यूटी और सीनियरिटी के आधार पर जो भी फायदे उन्हें मिलने चाहिए थे, जैसे मान लीजिए बीच में कोई प्रमोशन ड्यू हो गया होता या कोई इंक्रीमेंट लगता, वो सब उन्हें मिलेगा। तो ये सिर्फ नौकरी वापस मिलना नहीं है, ये उनके पूरे सर्विस हिस्ट्री और फ्यूचर बेनिफिट्स की बहाली है। हाँ, ये तो बहुत बड़ी बात है। बैक पे ना मिलना शायद एक कॉम्प्रोमाइज है, पर कंटिन्यूटी और सीनियरिटी बच जाना, ये उनके लिए असली जीत है। बिल्कुल। तो अगर हम इस पूरे मामले को समेटें, तो मेन टेक अवे क्या है? मतलब क्या मुख्य बात निकल कर आती है? देखिए, मुख्य बात यह है कि सुप्रीम कोर्ट ने नियमों की एक तरह से जो कठोर शाब्दिक व्याख्या थी, उसके बजाय कानून की मंशा, मतलब इंटेंट ऑफ द लॉ, और बदलते हुए कानूनी माहौल को ज्यादा तरजीह दी। कोर्ट ने इस बात पर जोर दिया कि जब सिस्टम खुद क्वालिफिकेशन हासिल करने के लिए एक रास्ता और समय दे रहा है, तो उसका सम्मान होना चाहिए। उन्होंने इस बात को निर्णायक माना कि टीचर्स ने बर्खास्तगी से पहले और कानून द्वारा दी गई मोहलत के अंदर योग्यता हासिल कर ली थी। सिर्फ अपॉइंटमेंट के टाइम की स्थिति पर अटकना ठीक नहीं, ये एक तरह से फेयर ट्रीटमेंट का प्रिंसिपल है। हाँ, ये वाकई दिखाता है कि कैसे कानून की व्याख्या समय और हालात के साथ बदल सकती है या कि ये विकसित हो सकती है। मामला था तो तकनीकी, पर उसका असर तो इंसानी जिंदगी पर बहुत गहरा था। बिल्कुल। और ये मामला ना हमें एक बड़े सवाल पर सोचने को भी मजबूर करता है। किस तरह का सवाल? सवाल ये कि अपॉइंटमेंट के टाइम की जो रिक्वायरमेंट्स होती हैं, उनको लेकर सिस्टम को कितना सख्त होना चाहिए और कितना लचीला, खासकर तब जब बाद में खुद कानून बदल जाए या क्वालिफिकेशन पूरी करने के लिए एक्स्ट्रा टाइम मिल जाए। हाँ, ये तो सोचने वाली बात है। मतलब क्या उन लोगों को सजा मिलनी चाहिए जिन्होंने शुरू में शर्त पूरी नहीं की, भले ही उन्होंने बाद में दिए गए टाइम फ्रेम के अंदर उसे पूरा कर लिया हो? यही सवाल है।
सिस्टम उन क्वालिफिकेशंस को कैसे देखे जो अपॉइंटमेंट के बाद लेकिन लीगली तय समय सीमा के अंदर हासिल की गई हों। क्या ये फैसला ऐसे ही दूसरे मामलों के लिए एक मिसाल, एक प्रेसिडेंट बन सकता है जहां अपॉइंटमेंट के बाद नियम बदले हों और व्यक्ति ने बदले नियमों का पालन टाइम पे कर लिया हो? हाँ, ये निश्चित रूप से इस बात पर रोशनी डालता है कि शुरुआती कंप्लायंस की जरूरत और बाद में सुधार या योग्यता हासिल करने के मौके, खासकर जब नियम बदल रहे हों या रियायत दी गई हो, इनके बीच संतुलन कैसे बनाया जाए। शायद ये एक इशारा है कि सिस्टम को थोड़ा और प्रैक्टिकल और रिजल्ट ओरिएंटेड होने की जरूरत है, न कि सिर्फ प्रोसीजरल कमियों पर अटक जाने के। बिल्कुल, ये एक ऐसा पॉइंट है जिस पर यकीनन पॉलिसी मेकर्स को, लीगल एक्सपर्ट्स को सोचना होगा कि वो सही बैलेंस कैसे मिले, शुरुआती स्टैंडर्ड्स भी बने रहें और जो वास्तविक दुनिया की जटिलताएं हैं, जो सुधार के मौके हैं, उन्हें भी जगह मिले। ये सवाल शायद आगे भी गूंजता रहेगा। हाँ, बिल्कुल।